वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन मेटेलिक कंडक्टर्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड इट्स रिलेशन विद करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी and temperature dependence of resistivity. Let us start with this chapter. इस चैप्टर से पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा द चार्जेस एट रेस्ट. It is a branch of physics which deals with the properties with charge at rest. But क्या होगा अगर ये चार्ज मोशन में हो? Charges in motion constitute a current, and that branch of physics which deals with the properties of charges in motion is known as current electricity. So इस चैप्टर में हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करेंगे। करंट वर्ड से आप सब फेमिलियर हैं। करंट वर्ड का बेसिक मीनिंग है फ्लो। व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर वी से इट इज अ वाटर करंट। इसी तरह से अगर हमारे पास फ्लो ऑफ एयर है तो हम उसे बोलते हैं एयर करंट। एंड व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ चार्जेस इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ वी विल स्टडी दिस इलेक्ट्रिक करंट इन डिटेल। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन कंस्टिट्यूट्स अ करंट। जैसे कि अगर हम मान लें हमारे पास एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर्स में बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। कंडक्टर्स क्या हैं? जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। सो इसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे जो कि रैंडम मोशन में होंगे। प्लस चार्ज भी होंगे, माइनस चार्ज भी होंगे, एंड दे विल ऑल बी फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर हम ये मान लें कि नेट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन इज क्यू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में क्यू पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, और इसी डायरेक्शन में नेट नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है क्यू माइनस। सो द टोटल चार्ज, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो कितना होगा? क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। नेट चार्ज निकालने के लिए हम सभी चार्जेस को अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। अब अगर ये क्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स देयर इज अ नेट चार्ज विच इज फ्लोइंग इन दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट। नाउ हम इस करंट को मेजर कैसे करेंगे? इट इज मेजर्ड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through a cross section, that is current is equal to। तो अब हम इस चैप्टर में जब भी करंट वर्ड यूज करेंगे वी आर डीलिंग विद द इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाय नेट टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं I से। नेट चार्ज फ्लोइंग इज Q and time taken is T. This is the numerical formula of electric current. I is equal to Q by T. अब हम देखते हैं SI यूनिट करंट की क्या है। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम, और टाइम की यूनिट है सेकेंड। सो कूलम पर सेकेंड इज नोन एज एम्पियर, जो कि करंट की SI यूनिट है। सो द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन 1 एम्पियर? 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो हम कहेंगे दैट करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब मान लीजिए इस करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या होगा? 5 कूलम चार्ज पर सेकेंड में फ्लो कर रहा है।
बट ये फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होता। ये भी हो सकता है किसी सेकंड में 3 कूलम चार्ज ही 1 सेकंड में फ्लो हुआ हो, या फिर 7 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हुआ हो, बट उन सब का एवरेज क्या है 5 कूलम पर सेकेंड। सो इट इज बेसिकली द एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। और अगर हम फाइंड करना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज द करंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम, या करंट फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, I इज इक्वल टू dq बाय dt, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। Now we will discuss the direction of current. करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है दैट डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंडक्टर है जिसे हमने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। This is the positive terminal of the cell and it is the negative terminal of the cell. तो इसमें इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होगा, तो वो इस डायरेक्शन में दैट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सेल मूव करेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम इसे वायर पर भी इस तरह शो करते हैं। Current will go through this direction and come towards the negative terminal of the battery. So it is the direction of flow of positive charge. However, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस conventional direction of current के opposite direction में move करते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की वजह से रिपेल होंगे और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो इनका मोशन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो द कन्वेंशनल करंट एंड दिस द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। Electronic current flows from negative to positive terminal of the cell and the conventional current flows from positive to negative terminal of the cell. अब हम सोचेंगे क्योंकि करंट की एक डायरेक्शन है so it must be a vector quantity, but remember current is a scalar quantity. इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा क्यों? मान लीजिए हमारे पास 2 वायर्स हैं जो कि इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसमें करंट I1 आ रहा है, इसमें करंट I2 आ रहा है। सो इस थर्ड वायर में करंट कितना फ्लो करेगा, I3, जो कि इन दोनों का सम होगा I1 प्लस I2। तो यहाँ पे हमने इन करंट्स को अलजेब्रिकली ऐड कर दिया है। हमने इनके बीच के एंगल से इनके समेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। हम ये कोई मैटर नहीं करता कि इन 2 वायर्स के बीच में एंगल कितना है। दैट मीन्स हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल एडिशन यूज करके हम यहाँ पे करंट को ऐड करेंगे। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, और इसके ऑपोजिट जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। अब ये कंडक्टर्स जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है, सॉलिड कंडक्टर्स हैं। और लिक्विड कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल NaCl सोल्यूशन, ये भी क्या है, एक लिक्विड कंडक्टर है। जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं इनमें करंट कैरियर्स यानी कि किन के फ्लो से करंट कंस्टिट्यूट होगा, वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरियर्स हैं,
और लिक्विड कंडक्टर्स में करंट कैरियर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इस टॉपिक में हम सिर्फ सॉलिड कंडक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, जो कि बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। अब उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे क्योंकि वो एक कंडक्टर है, जो कि रूम टेम्परेचर पे रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो करेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई फॉरवर्ड जा रहा है, कोई बैकवर्ड जा रहा है विद देयर थर्मल वेलोसिटीज। बट अगर हम इनका नेट फ्लो देखें तो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका फ्लो नहीं होगा। हम एक छोटा सा एरिया कोई भी कंसीडर कर लें तो उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे, सो दैट देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो फिर ये करंट फ्लो होगा कैसे? अगर हम इस कंडक्टर को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, सपोज हमने अप्लाई कर दिया, दोनों एंड्स पर एक डिस्क रख दी, इस साइड जो डिस्क लगाई उस पे पॉजिटिव चार्ज था और दूसरी साइड जो हमने डिस्क लगाई उस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये लगाने से क्या होगा, जो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूम रहे थे वो सारे के सारे इस पॉजिटिव डिस्क की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव डिस्क। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक करंट जनरेट हो गया। और ये करंट कब तक रहेगा? टिल द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेस द चार्ज ऑन दिस डिस्क, या फिर जब तक हम इस डिस्क को यहाँ पर अप्लाई करके रखेंगे। सो ऐसा करंट जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। और अगर हम एक स्टेडी करंट चाहते हैं, कंटिन्यूअस करंट चाहते हैं, तो हमें ये सप्लाई कंटिन्यूअस देनी होगी, जैसे कि हम देते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल और बैटरी। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन कंडक्टर। अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिससे कि करंट बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने पढ़ा विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं सो दैट देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन एनी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट अगर हम उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, अगर हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा, बट इसका पाथ जो है वो इतना क्लियर नहीं है। ड्यूरिंग क्रॉसिंग दिस एंटायर पाथ इट हैज टू सफर मैनी कोलिजन्स। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा। जब ये मूव करेगा, मान लीजिए वो यहाँ पे कुछ टाइम बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया या एटम से टकरा जाता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाएगी। बट अगेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका मोशन जो है वो एक्सेलरेट होगा और ये फिर से किसी और एटम या मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर अपनी एनर्जी लूज करेगा और देन अगेन गेन करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी और एक्सेलरेट होगा, फिर से किसी और इलेक्ट्रॉन या एटम के साथ टकराएगा। इसी तरह से टकराते टकराते ये इस एंड तक पहुंचेगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड मोशन में होंगे एंड द एवरेज वेलोसिटी
with which the free electrons in the conductor get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of electric field applied is known as drift velocity. जिस एवरेज वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ पहुंचेंगे उसे हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन राइट करेंगे। मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ है L और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द एंड इज V। सो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप हो जाएगा, दैट विल बी गिवन बाय V बाय L, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। फिर फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगेगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही वो एक्सलरेट हो रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -E एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है दैट फोर्स इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है, फोर्स जो लग रही है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव लग रही है। और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू ma। यहां से हम एक्सलरेशन फाइंड कर सकते हैं, a विल बी इक्वल टू F बाय m और F की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे तो एक्सलरेशन हमारे पास आ जाएगा -e बाय m, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस एक्सलरेशन से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक्सलरेटेड है, सो हम इसके लिए यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। मान लीजिए इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटीज है u1, u2, u3 अप टू un। ये सब क्या है, इनकी थर्मल वेलोसिटीज, और फाइनल वेलोसिटीज इनकी होंगी v1, v2, v3 अप टू vn। सो अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, तो वो क्या होगी, v1 इज इक्वल टू u1 जो उसकी इनिशियल थर्मल वेलोसिटी है प्लस एक्सलरेशन जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं इनटू टाइम दैट इज τ1। दिस τ1 इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए दैट इज τ1। अब इसी इक्वेशंस को हम बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी लिख लेंगे। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे हम v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ t2। एक्सलरेशन जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम रहेगा। इसी तरह से nth इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा vn इज इक्वल टू un प्लस a τ n। अब ये सारी वेलोसिटीज हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन्हीं वेलोसिटीज की एवरेज क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम इन सभी वेलोसिटीज की एवरेज ले लेंगे जो कि हमें देगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, जिसमें हमें इन सभी को ऐड करना है v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइड बाय n। यहाँ हम v1, v2 और vn की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस अप टू un प्लस a τn डिवाइड बाय n। अब हम सेम टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ से vd आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस अप टू un डिवाइड बाय n प्लस एक्सलरेशन सब में कॉमन है सेकेंड टर्म में, उसे हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर बचेगा τ1 प्लस τ2 अप टू τn डिवाइड बाय n। अब u1 प्लस u2 प्लस अप टू un बाय n, ये क्या है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी, थर्मल वेलोसिटी u1, u2, un
क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, सो इन सब की एवरेज क्या आ गई, 0। तो ये वाली टर्म जो है हमारे पास 0 बन जाएगी, प्लस a इंटू τ1 प्लस τ2 प्लस τn/n, इसे हम लिखेंगे τ से, दैट इज τ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 अप टू τn/n। ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। τ इज नोन एज average relaxation time. This is the average time interval between two successive collision, which is known as average relaxation time. So यहाँ से हमारे पास drift velocity आ गई a into tau। अब हम यहाँ पे acceleration की वैल्यू पुट कर देंगे। acceleration हमारे पास आया था -e/m। So drift velocity is equal to -e/m into tau. This is the expression for drift velocity. और अगर हम drift speed लिखें, that is इसकी स्केलर फॉर्म लिखें, तो वो क्या आ जाएगी, vd is equal to e τ/m। मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगी विदाउट एनी वेक्टर नोटेशन। This is drift speed and this is the expression for drift velocity. Our next topic is mobility. The definition of mobility is, it is the magnitude of drift velocity per unit electric field. एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज टर्म्ड एज मोबिलिटी, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दें, जो हमें लास्ट आर्टिकल में निकाला, e τ/m, तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा e τ/m। सो मोबिलिटी इज इक्वल टू e τ/m। अब मोबिलिटी की एसआई यूनिट क्या आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। अब कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरियर्स होते हैं, तो हम करंट कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हम लिखेंगे म्यू ई इज इक्वल टू ई τ/m। ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से सेमीकंडक्टर्स में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स यानी कि होल्स भी मूव करते हैं, वो करंट कैरियर्स होते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे म्यू एच। एच इज फॉर होल्स, तो इसके लिए ई τ/m। एच यहाँ पर मास ऑफ द होल आएगा, इसमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आएगा। सो इस तरह से हम किसी भी करंट कैरियर की मोबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर जिसकी लेंथ है L और इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसका पोटेंशियल है V। इस बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस कंडक्टर में, जिसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में जहां हम लिखा है E, और करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। अब क्योंकि कंडक्टर में करंट कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। अब हमें फाइंड करना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q/T। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले चार्ज फाइंड आउट करना है और टाइम फाइंड आउट करना है। उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितनी है। इसकी लेंथ L है और मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। A into L is the volume of the conductor। अब अगर n नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतनी वॉल्यूम में
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, हम Al को मल्टीप्लाई कर देंगे n से। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर। अब टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E इन मैग्नीट्यूड, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन है उसको हम E से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। अब हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर। इस कंडक्टर को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगा, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, कितना लेंथ है इस कंडक्टर की, L, और किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, Vd। सो T इज इक्वल टू L बाय Vd। अब हमने चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया और टाइम भी फाइंड आउट कर लिया। इसे हम करंट के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। I इज इक्वल टू Q AL NE डिवाइड बाय L बाय Vd, जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो L से L कैंसिल एंड दिस विल गिव यू I इज इक्वल टू ANE Vd। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। बट हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट, तो उसके लिए हम यूज करेंगे द डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी, दैट इज म्यू E इज इक्वल टू Vd बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी म्यू E इंटू E। इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। I इज इक्वल टू ANE म्यू E इंटू E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। नेक्स्ट टर्म इज करंट डेंसिटी, जिसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज इट इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर के यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो करेगा इफ दैट एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर उस एरिया की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर हो। मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, तो इसमें हमने एक यूनिट एरिया कंसीडर कर लिया, दैट इज A इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इस यूनिट एरिया की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द करंट I। तो इस एरिया में से कितना करंट फ्लो करेगा, दैट इज द करंट डेंसिटी। इसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। सो J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया I बाय A। अब हमने रिलेशन पढ़ा था अभी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, दैट इज I इज इक्वल टू ANE Vd डिवाइड बाय A। तो यहाँ से हमारे पास करंट डेंसिटी क्या आ गई है, NE Vd। अब इस करंट डेंसिटी की यूनिट्स क्या होंगी, करंट की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। सो SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट दिस करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज it depends upon the drift velocity, which is also a vector quantity. So J is a vector quantity. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसे आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं एंड इट्स स्टेटमेंट इज दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर I, if it is a conductor and the current is flowing through this conductor is I, then this current I is directly proportional to the potential difference between the ends of this conductor. If V is the potential difference between the ends of this conductor, then mathematically the current flowing is directly proportional to potential difference, that is V. Provided the physical conditions such as temperature, pressure, etc. remains
कांस्टेंट, ये सारी कंडीशंस जो है वो कंडक्टर की कांस्टेंट रहनी चाहिए, ओनली देन द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे करंट भी बढ़ता जाएगा। इफ पोटेंशियल इज डबल्ड करंट विल ऑल्सो गेट डबल्ड, इफ इट इज हाफ देन करंट विल ऑल्सो गेट हाफ। इसे हम V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं देन वी विल नीड अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज R, which is known as resistance of the conductor. Now let us discuss the VI characteristics, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज। What this law states, the current is directly proportional to the potential. जैसे जैसे potential बढ़ेगा current भी increase होगा। So this graph will be a straight line like this. This is the VI characteristics of any conductor for which I is directly proportional to V. अब हम इस Ohm's law को V is equal to IR को डिड्यूस करेंगे। Next is deduction of Ohm's law. We have the formula of drift velocity, that is Vd is equal to E tau by m. And if a potential V is applied in this conductor जिसकी length L हो, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप हो जाएगा, E इज इक्वल टू V बाय एल। इस E की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी E इंटू वी टॉ बाय एम एल। एंड वी हैव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ए एन ई वी टॉ बाय एम एल। टर्म्स को अरेंज कर लेंगे, ए एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम एल इंटू वी। और अगर हम इसे इस तरह लिखें, v इज इक्वल टू, इस सारी टर्म को इधर लेके आए, एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टॉ इंटू आई। अब इस सारी टर्म में क्या है हमारे पास, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, A is the area of cross section of this conductor, N is number density of the conductor, E is charge of electron and tau is the average relaxation time, जो कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा। सो दिस होल क्वांटिटी इज कांस्टेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल R से। सो ये क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू R इंटू आई, या फिर V is equal to IR, which is the Ohm's law. This is how we can deduce the Ohm's law and its VI characteristics. Ohm's law में हमने एक constant term use की, that is resistance. Now let us discuss what is this resistance. This resistance can be defined as the obstructions posed by any conductor to the flow of current. जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, दैट कंडक्टर उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन पोज करता है, उसमें रुकावट पैदा करता है, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एंड फ्रॉम ओम्स लॉ इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। R इज इक्वल टू V बाय आई। और इसकी SI यूनिट क्या होगी, V की यूनिट है वोल्ट और करंट की यूनिट है एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर, इसे नाम दिया गया है ओम, बिकॉज दिस लॉ वाज गिवन बाय ओम। सो इस रेजिस्टेंस की यूनिट का नाम है ओम, जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। Now how can we define 1 ohm? Is the resistance of that conductor through which 1 ampere of current flows when potential difference of 1 volt is applied
across its ends. This is how we can define 1 ohm. Now what is the cause of this resistance? कोई भी कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट को ऑपोजिशन क्यों करता है, उसे रोकता क्यों है? हमने पढ़ा था कि जब भी एक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। अब जब ये ड्रिफ्ट करते हैं दे डू नॉट इजीली पास दिस होल लेंथ। ये क्या सफर करते हैं, बहुत सारी कोलिजन्स विद अनदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और ये कोलिजन्स ही क्या है, cause of the resistance. So the cause of resistance is the collision of electrons with the atoms or molecules of the conductor when that free electron drift towards the positive end of the conductor. जितनी ज़्यादा collisions होंगी उतनी ही ज़्यादा resistance होगी, and this resistance depends upon many factors which we will discuss in the next topic. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस किस कारण है, कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स। अगर लेंथ कंडक्टर की डबल हो जाएगी तो ये कोलिजन्स भी डबल हो जाएंगी, दैट इज वाई रेजिस्टेंस विल ऑल्सो गेट डबल्ड। इसका मतलब है R is directly proportional to length of the conductor. Second factor on which resistance depend is the area of cross section of the conductor. अगर हम वायर की थिकनेस को हाफ कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, दैट इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास रिलेशन है R इज इक्वल टू V/I। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया है A, और अगर हमने इसको पोटेंशियल अप्लाई किया है V, लेट अस नाउ हाफ दिस एरिया, दैट इज ये एरिया भी A/2 है और ये एरिया भी A/2 है। तो इस हाफ एरिया में से जो करंट पास होगा वो भी हाफ होगा, दैट इज I/2। इसमें से करंट पास होगा I/2, तो रेजिस्टेंस R डैश कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल तो इतना ही है लेकिन करंट जो है वो हाफ हो गया, दैट इज 2 into R। तो जो रेजिस्टेंस है वो डबल होगी, दैट मीन्स एरिया हाफ करने से रेजिस्टेंस डबल होगी, दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन of conductor. Third factor on which resistance depend is the nature of the material and temperature. Nature of the material, कि material कौन सा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कौन से मटेरियल में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करना चाह रहे हैं, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, वी कैन राइट इट एज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज रो L/A। दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of the material. Let us now discuss this resistivity in detail. Specific resistance क्या है? इस फॉर्मूला में अगर हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो 1 यूनिट एंड एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू 1 यूनिट, तो हमारे पास R इज इक्वल टू आ जाएगा रो। सो दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is equal to the resistance of that conductor whose length is 1 unit and area of cross section is also 1 unit. इस रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या आएंगे, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू RA/L। R यानी कि रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है ओम,
एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होगी मीटर। सो हमारे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई है ओम मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी से रिलेटेड हमारे पास एक और टर्म है कंडक्टिविटी। लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट इज कंडक्टिविटी। The inverse of this electrical resistivity of any conductor is known as conductivity of that material. Conductivity क्या है? Inverse of specific resistance, that is 1 by rho, that is equal to conductivity, जिसे हम represent करते हैं सिग्मा से। सिग्मा is equal to 1 by rho। अब इसकी यूनिट क्या होगी? रो की यूनिट है ओम मीटर, तो सिग्मा की यूनिट क्या आएगी? पर ओम पर मीटर, एंड पर ओम इज ऑल्सो नोन एज साइमन पर मीटर। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, साइमन पर मीटर। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ड्यूरिंग द डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ हमने फाइंड किया था R विच इज इक्वल टू V बाई आई इज इक्वल टू ML बाई NE स्क्वायर टाउ इंटू A। अगर हम इस रिलेशन को कंपेयर करें विद द रिलेशन R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट रो इज इक्वल टू M बाई NE स्क्वायर टाउ। इसमें m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है, n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड tau इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। m और E कांस्टेंट है, दैट मीन्स रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n tau। अब ये नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के साथ चेंज करते हैं। अब हमें इन्हीं की वेरिएशन देखनी है विद टेम्परेचर, सो वी विल डिस्कस द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे इन मेटल्स, या फिर हम कह सकते हैं इन कंडक्टर्स। इन मोस्ट ऑफ द मेटल्स नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज n, ये चेंज नहीं करती है विद टेम्परेचर। टेम्परेचर हम अब इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, एक कंडक्टर में हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे कंडक्टर का, तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। क्यों? और इनके एटम्स में वाइब्रेशंस भी बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स जो है वो मोर फ्रीक्वेंट होंगी देन एट द लोअर टेम्परेचर, यानी कि उसे बहुत ज्यादा कोलिजन्स सफर करनी पड़ेंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करने लग गए हैं विद लार्जर एम्पलीट्यूड, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की कोलिजन्स बढ़ जाएंगी। कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है दैट इज टाउ, वो क्या है? डिक्रीज कर जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कोलिजन हो रही है। सो 1 बाय n टाउ में इफ n डजंट चेंज एंड दिस टाउ गेट डिक्रीजेस, तो रो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टाउ डेनोमिनेटर में है। इस फैक्टर के डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो इन मेटल्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। अब इसका एक हमारे पास रिलेशन है, हाउ दिस रेजिस्टिविटी increases with increase in temperature, and that is given as rho is equal to rho naught into 1 plus alpha T minus T naught. Here alpha is known as temperature coefficient of resistivity. Rho naught is the resistivity at temperature T naught and rho is the resistivity at temperature
T। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मेटल्स में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर्स के साथ इंक्रीज करती है। सो इसका ग्राफ क्या होगा? इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें विद टेम्परेचर, रो इज ऑन द वाई एक्सिस, टेम्परेचर इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। अगर हम ये मान लें दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पे किसी मेटल की रेजिस्टिविटी रो नॉट है, तो वो एक यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा P। इसके बाद जो है रेजिस्टिविटी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर मेटल्स। अब हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है। इन सेमीकंडक्टर्स में जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करती है। मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री फ्रॉम देयर एटम्स, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो है वो बढ़ जाती है। सो नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बट नंबर डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स के बीच की कोलिजन्स भी बढ़ जाती है। अगर कोलिजन बढ़ जाएंगी तो उनके बीच का रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टॉ जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। सो हमारे पास दो फैक्टर थे जिस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, दैट इज एन एंड टॉ। इनमें से एन इंक्रीज कर रहा है और टॉ डिक्रीज कर रहा है, बट जो नंबर डेंसिटी में इंक्रीज है दैट इज मच लार्जर देन द डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम टॉ। ये फैक्टर इंक्रीज ज्यादा कर रहा है टॉ के डिक्रीज होने से। तो इसका मतलब ओवरऑल द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स विल इंक्रीज, और ये पूरा फैक्टर इंक्रीज करेगा तो रो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसका मतलब है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस। लोअर टेम्परेचर पे हाई रेजिस्टिविटी होगी, हाई टेम्परेचर पे लोअर रेजिस्टिविटी होगी फॉर द सेमीकंडक्टर्स। अब इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो किस तरह का आएगा? क्योंकि ये एक तरह से इनवर्स रिलेशन हो गया है बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स। लास्ट इज फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस इंसुलेटर्स आर very low, but at 0 temperature at T is equal to 0 degree Celsius N की जो वैल्यू है that is almost equal to 0. Free electrons, number density of free electrons in insulators is 0. और हमारे पास रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल है 1/n tau के। अगर n 0 होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी विल टेंड टू इनफाइनाइट at T is equal to 0 डिग्री सेल्सियस फॉर द इंसुलेटर्स। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को और डिक्रीज करते जाएंगे, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, resistivity of insulators increases exponentially. This is all about today's lecture. इस लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, जिसमें आए हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, करंट इन मेटेलिक कंडक्टर्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट, ओम्स लॉ हमने पढ़ा, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी, एंड द लास्ट टॉपिक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी।